नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात सीधी बात की। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सूचना भवन में सीधी बात के जरिए आज कई मसले सुलझाए हैं। इस दौरान सीएम रघुवर दास ने न सिर्फ फरियादियों को सुना बल्कि उनकी शिकायतों पर लापरवाह अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। गलत बात है, छोटा छोटा काम के लिए मेरा जनता दौड़ता रहे और आप कानून बतियाते रहो। ये फरियादी सीएम की सीधी बात में शामिल होने आए हैं। महीने के आखिरी मंगलवार को होने वाले सीधी बात कार्यक्रम में इस बार मुख्यमंत्री ने 13 नए और 5 पुराने मामलों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की और ये जानकर हैरत में पड़ गए कि मौत के 4 साल के बाद भी डेथ सर्टिफिकेट के लिए परिजन भटक रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। दिलीप कुमार भुइयां कहाँ है? 17 समझा के मिलो डिसीजन। नहीं होगा तो अगले मंगलवार को बताना। नहीं, 3 दिन में हाँ, नहीं अगर कोशिश नहीं करना है इसको। कोशिश क्या होता है? 1 साल से दौड़ रहा, कोशिश ही कर रहे हैं आप। बहुत गलत बात है, छोटा छोटा काम के लिए मेरा जनता दौड़ता रहे और आप कानून बतियाते रहो। यही नहीं, एक फरियादी अपने ठेकेदार पिता के सरकार पर बकाए पैसे की वसूली के लिए भी पहुंची। गढ़वा के ठेकेदार ने फ्लोराइड प्रभावित इलाके में पेयजल की सप्लाई की थी, लेकिन विभागीय चक्कर में भुगतान अटक गया और इसी बीच ठेकेदार की मौत हो गई। अब बेटी इस भुगतान के लिए चक्कर लगाने को मजबूर है। वहीं पिता के हत्यारोपियों को सजा दिलाने के लिए पहुंचे फरियादी के जनसंवाद से न्याय न मिलने की कहानी सुन सीएम ने गिरिडीह पुलिस को जमकर फटकार लगाई और आईओ को निलंबित करने का फरमान सुना डाला। पेयजल स्वच्छता विभाग का कितना बार लेटर लिखने के बाद भी और पेमेंट नहीं हुआ और उसी बीच मेरे पापा का 9/10/2014 को मृत्यु भी हो गई। जांच करना, अगर स्पेशल अफसर का अगर गलत होगा पूरा रिपोर्ट आप भेजो। किसी को इस तरह प्रताड़ित किसी को अधिकार नहीं है करने का। अब कल मिलो डीसी से, ठीक है? सारी बात बताओ और इसका एकदम निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करके रिपोर्ट आप भेजो 3 दिन के अंदर। इस दौरान सीएम ने लातेहार के सुदूर गांव बारीबांध के लोगों से भी सीधी बात की और वहां जनहित योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। सीएम ने सीधी बात के जरिए एक बार फिर अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को छोटे कामों के लिए भटकना न पड़े, यह सुनिश्चित करना उनकी ही जिम्मेदारी है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रांची जिला प्रशासन ने ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड एंड समिट की तैयारी कर ली है। 2 दिन तक चलने वाले खेल इस समिट में कई शिरकत करने वाले मेहमान और इनके ठहरने से लेकर सुरक्षा की व्यापक तैयारी भी की गई है। साल 2022 तक झारखंड के किसानों की आय दोगुनी करने, उन्हें खुशहाल बनाने में लगी रघुवर सरकार ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट करने जा रही है। गुजरात के बाद झारखंड दूसरा राज्य होगा जो इस तरह का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। 29 से 30 नवंबर को रांची में होने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह करेंगे तो समापन राज्यपाल के हाथों होगा। सम्मेलन में झारखंड और दूसरे राज्यों के अलावा चीन, इजराइल, ट्यूनीशिया, फिलीपींस, मंगोलिया समेत कई देश हिस्सा लेंगे। 4 विशेष सत्रों के साथ इस सम्मेलन में 50 योजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी आयोजित होगी, लेकिन सबसे खास होगी 30 नवंबर को वहां वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी। टाना भगत स्टेडियम है, उसमें होगा इनॉग्रल सेरेमनी। 29 तारीख को परसों सबसे पहले 12 बजे से इसका उद्घाटन होगा। दूसरे दिन सुबह में हमारा इस बार वर्ल्ड बैंक भी यहाँ आ रहा है। वर्ल्ड बैंक अपना एक पूरा विशेष सत्र 1 घंटे का लेगा। 30 तारीख को सुबह 10 बजे से 11 बजे। एक जनरल आप लोगों का भी एक एग्जाम रहती है वो फूड पार्क के बारे में। आज हम लोग का पतंजलि का सीईओ भी उस दिन उपस्थित होंगे। हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं उसमें कुछ फाइनल क्लोजर उसमें हो सकते हैं। ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट के लिए जिला प्रशासन ने भी पुरजोर तैयारी की है। खेलगांव की सुरक्षा 4 एसपी रैंक के अधिकारी और दर्जन से ज्यादा डीएसपी के हाथों होगी। 5 गेट्स पर पास के जरिए ही कार्यक्रम में एंट्री होगी, लेकिन इस सुरक्षा घेरे के बीच भी खेलगांव दुल्हन की तरह सजा दिखेगा। 29 और 30 नवंबर को जो ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चर समिट का आयोजन हो रहा है, उसके लिए पुलिस एवं प्रशासनिक तैयारियां सभी पूर्ण हो चुकी हैं। इसमें हमारे पास उसके अलावा 4 एसपी रैंक के पदाधिकारी और 30 के करीब इंस्पेक्टर्स और कई डीएसपीज पूरे जो खेलगांव वेन्यू है उसके सुरक्षा के प्रभार में रहेंगे और यातायात व्यवस्था के लिए भी अलग से प्रतिनियुक्ति की गई है। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राज्य भर के 10,000 किसान
दूसरे राज्य और देश के करीब 1800 से ज्यादा डेलीगेट्स वहां मौजूद होंगे। जाहिर है ऐसे में फूड प्रोसेसिंग और दूसरे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने के लिए सरकार के साथ समझौता करने की संभावना भी बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र के साथ मनोज की रिपोर्ट। और राज्य के टाना भक्तों को अब अपनी जमीन के लिए किसी तरह का लगान नहीं देना होगा। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को आदेश निर्गत करने का निर्देश सीएम रघुवर दास ने दे दिया है। तो टाना भगत जो राज्य के हैं उनको अब किसी तरह का अपनी जमीन को लेकर लगान नहीं देना होगा। ये एक सुविधा दी है प्रदेश सरकार ने टाना भक्तों को, और इसे लेकर सचिव जो हैं भूमि सुधार विभाग के, उनको नोटिस जारी करने का निर्देश दे दिया है सीएम रघुवर दास ने। और धनबाद में इन दिनों दोनों विधायक और सांसद पर मीटू लगने का मानो दौर सा चल गया। कल तक बागमारा विधायक ढुल्लू महतो पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगाकर चल रही थी, और अब गिरिडीह सांसद रविंद्र पांडे पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला ने कार्रवाई नहीं किए जाने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। धनबाद पहुंचकर सांसद पर आरोप लगाने वाली महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला पूरे प्रकरण में विधायक ढुल्लू महतो पर आरोप लगाने वाली महिला को घेरे में ले रही है। सांसद पर आरोप लगाने वाली महिला की माने तो विधायक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला ने उसके साथ मारपीट भी की है। हो गया कि हमको डर से घर से निकल नहीं रहे, अपने घर हमको लगता है कि कुछ कर लेंगे, नहीं करवाएगा तो हम कुछ कर सकते हैं। सत्ता पक्ष के सांसद है वो, तो ऐसे कैसे मान रहे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो? जब सांसद। और एक तरफ जहां सरकार ने आंदोलनकारी पारा शिक्षकों पर सख्ती का मन बना रखा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने नरम रवैया अपनाते हुए कहा कि सरकार पारा शिक्षकों से वार्ता करने को तैयार है। पार्टी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने पारा शिक्षकों से अपील की कि वे अपने काम पर लौट आए। उनके साथ सरकार हर स्तर पर वार्ता करने को तैयार है। लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि पारा शिक्षकों के हित में बहुत कुछ हो चुका है और सरकार ज्यादा से ज्यादा पारा टीचरों के हित के बारे में सोचेगी। दिनों से पारा टीचर्स गण हड़ताल पर हैं। मैं उन सभी पारा टीचरों से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि काम पर वापस लौट आएं। काम पर वापस लौट जाने के बाद सरकार पारा टीचरों के नेताओं के साथ फिर से एक अच्छा वातावरण में बातचीत करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ एक अच्छा वातावरण में काम पे लौट जाने के बाद बातचीत करना। और जमशेदपुर में बसे लोगों को उजाड़ कर दूसरे लोगों को नहीं बसाया जाएगा। मंत्री सरयू राय ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए कुछ जमीन चिन्हित जरूर की गई है, जिसमें पहले से काफी लोग रह रहे हैं। ऐसे में उन्हें उजाड़ कर दूसरे लोगों को आशियाना देना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने पीएम आवास योजना के लिए खाली जमीन जो चिन्हित करने का निर्देश है वो दिया है। जहां जहां जमीन टाटा स्टील ने दे दिया है, सब पर लोग बसे हुए हैं, तो सबको हटाकर तुम उस जमीन का उपयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल खाली ज़मीन इसके लिए हम खोजें, और कहीं लोग बसे हैं और आपकी स्कीम में आना चाहते हैं तो उनको भी इसमें शामिल करते हुए तब ये आवास बनाया जाए। क्योंकि हम किसी को घर दे रहे हैं और किसी का घर तोड़ रहे हैं, ये सही नहीं लगता है। और ये भी है कि जब यहाँ के सीओ ने, अंचलाधिकारी ने जब रिपोर्ट दिया कि ये सरकारी ज़मीन है जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हो सकती है, तो वह देने के पहले देखा गया था क्या कि वहाँ कितने लोग बसे हुए हैं। कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल ख्यांगते और आईजी आशीष बत्रा ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए डीआईजी स्पेशल ब्रांच अखिलेश झा और रांची के डीआईजी अमोल होमकर सिमडेगा पहुंचे। बैठक के दौरान आईजी ने कहा सभी सेंसिटिव बूथों पर विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती होगी और शांतिपूर्ण मतदान कराए जाएंगे।
सेंसिटिविटी प्रोफाइलिंग किया है और जो सेंसिटिव बूथ्स हैं, हाइपर सेंसिटिव, सेंसिटिव और नॉर्मल बूथ का कैटेगराइजेशन किया गया। उसके अनुरूप जो उनकी आवश्यकता है सुरक्षा बलों की, उतनी उनको मुहैया कराई जाएगी ताकि यहाँ पर एकदम निष्पक्ष चुनाव हो सके और फ्री एंड फेयर मैनर में सभी लोग अपने मतदान का उपयोग। रांची विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों के नामांकन की तारीख आज खत्म हो गई है। रांची विश्वविद्यालय के सभी 17 कॉलेजों में 5-5 पदों के लिए होने वाले छात्र संघ चुनाव में 200 से ज्यादा प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा है। 3 दिसंबर को वोटिंग होगी और चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में पूरी तरह से गहमा गहमी भी दिख रही है। रिपोर्ट देखिए। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। रांची विश्वविद्यालय का परिसर पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगने लगा है। रांची यूनिवर्सिटी के 17 कॉलेजों में कुल 85 पदों के लिए नामांकन का दौर खत्म हो गया है। अब तक 200 से ज्यादा छात्रों ने छात्र संघ चुनाव के लिए पर्चा भरा है। वोटर के रूप में जो छात्र हैं, उन्हें लगता है कि छात्र संघ चुनाव छात्र हित का ज्यादा ख्याल रखेगा। नहीं दिया जाता है। उसी जगह पे जब स्टूडेंट यूनियन के हेल्प से अगर हम लोग अपना कुछ भी प्रॉब्लम शेयर करते हैं या कोई भी बात रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। तो एक तरीके से वो वेटेज मिलता है हमारे बात को कि हाँ, हमारे बात का भी कोई वैल्यू है। मतलब एक इंडिविजुअल का बात नहीं सुना जाता है और अगर वो ग्रुप में जाएंगे तो फिर सबका बात और जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो जाएंगे। कॉलेजों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव सहित कुल 5 पदों के लिए चुनाव 3 दिसंबर को होंगे। इसके अगले दिन चुनाव परिणाम आ जाएंगे। कुल 85 छात्र नेताओं का चयन होगा। इस परिणाम के बाद सभी 85 छात्र नेता आगामी 13 दिसंबर को अप्रत्यक्ष रूप से रांची यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष सहित कुल 5 पदों के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, जो रांची यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव कहलाएंगे। छात्र संघ के नेता नामांकन के बाद छात्र रूपी वोटर को अपना एजेंडा समझाने लगे हैं। स्कॉलर हूँ और सब में से मैं रिसर्च स्कॉलर्स को भी आगे उनके जो प्रॉब्लम्स होती है उससे भी डील कर सकती हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो सब भी डील करवा सकती हूँ। बोल रहे हैं कि भारत माता की जय, सिर्फ हिंदू आगे, तो वैसे नहीं होता है। अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, भिन्न भिन्न जाति के छात्र पढ़ रहे हैं, तो हमें सबको लेके आगे बढ़ना होगा। पहली बात तो है कि कॉलेज और कैंपस स्तर पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो हमारी तरफ से होनी चाहिए। वाईफाई का जो तार केवल बीच के रह गया है, वाईफाई चालू होनी चाहिए। छात्र संघ का यह चुनाव करीब 8 महीने की देरी से हो रही है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का कहना है कि छात्र संघ के नेता विश्वविद्यालय के लिए गहने के रूप में होते हैं। और आपको मालूम है कि अप्रत्यक्ष रूप से हर एक कॉलेजेज में 3 तारीख को चुनाव है और वहाँ 4 तारीख को वहाँ का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और 13 तारीख को अप्रत्यक्ष रूप से पूरे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और उनसे संबंधित पदाधिकारियों का चुनाव होना है। कॉलेज कैंपस में होने वाले छात्र संघ के चुनाव भारतीय राजनीति का ककहरा माना जाता है। लिहाजा छात्र संघ के नेताओं में उत्साह है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। इन सब के बीच छात्रों ने चुप्पी साध रखी है, जो बोर्ड के माध्यम से छात्र को नेता के रूप में पदस्थापित करेंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अजय लाल, न्यूज 18 रांची। राज्य भर के विभिन्न पंचायतों में खाली पड़े पदों के लिए पंचायत उपचुनाव की तारीख तो तय कर दी गई, लेकिन लोगों के बीच पंचायत उपचुनाव को लेकर शायद खास उत्साह नहीं दिख रहा। हालात यह है कि कई जगहों पर अब तक एक भी नामांकन पर्चा दाखिल नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह से ग्राम स्वराज को मजबूत बनाया जा सकता है। 19 दिसंबर को राज्य भर में पंचायत उपचुनाव के लिए खाली पड़े पदों के लिए मतदान होंगे। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक ही है। नामांकन की प्रक्रिया जारी जरूर है, पर इसकी सुस्ती पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग सख्ते में भी है। हालात ये है कि कई जगह तो नामांकन पर्चा तक दाखिल नहीं किया गया है। 24 जिलों में 1254 ग्राम पंचायत में होंगे उपचुनाव। 2104 पदों के लिए 19 दिसंबर को उपचुनाव। नामांकन प्रक्रिया में सुस्ती से आयोग सख्ते में। कई जिलों में अब तक एक भी नामांकन पर्चा नहीं किया गया दाखिल। पंचायत उपचुनाव के प्रति लोगों का उदासीन रवैया। 2015 की तरह ही क्या खाली रह जाएंगे कई पद? अधिक भागीदारी के लिए आयोग ने की अपील।
निर्वाचन का मकसद ही होता है कि जो रिक्तियां उत्पन्न हो गई हैं आम निर्वाचन के पश्चात उनको भरने के लिए। तो मैं आयोग की तरफ से सभी से अपील करता हूं कि इन रिक्तियों को भरने के लिए आप अपने अधिकाधिक संख्या में अपनी सहभागिता सुनिश्चित। अब सवाल ये भी है कि क्या ग्राम स्वराज को मजबूत बनाने में लोगों का ये उदासीन रवैया क्यों दिख रहा है? क्या समय रहते लोगों के बीच प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया? खैर, आयोग नामांकन प्रक्रिया में सुस्ती को देखते हुए प्रचार प्रसार करवा रहा है। साथ ही आयोग के साथ न्यूज 18 की टीम भी लोगों से अपील कर रही है कि पंचायत उपचुनाव के लिए भागीदार बने और एक सशक्त ग्राम स्वराज का सपना पूरा करने में पूरा योगदान दे। भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची। इधर गोड्डा में एक गरीब की जमीन हथियाने के लिए दबंगों ने पहले उसे बिजली के खंभे से बांध दिया और फिर उससे मारपीट की। मामला मेहरमा के बुधवा चक का है, जहां जेठा मरांडी नाम के एक शख्स की जमीन पर दबंगों की नजर है। बिजली के खंभे में बंधा यह गरीब अपनी जमीन देने को राजी नहीं, तो दबंगों ने उसे घर से निकालकर खंभे से बांधा और फिर उसके साथ मारपीट की। पुलिस के पहुंचने के बाद उसे छुड़ाया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। देवघर के जसीडीह स्थित औद्योगिक क्षेत्र में इंडियन ऑयल को अधिकृत जमीन का कब्जा मुक्त कराने के दौरान प्रशासन को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन जब जेसीबी के साथ जमीन खाली कराने पहुंचा तो गांव की महिलाओं ने इसका विरोध किया। महिलाओं का कहना है कि सालों से वो यहां रह रही हैं और इस जमीन पर उनका मालिकाना हक है। जिला प्रशासन जबरन उनकी जमीन हड़प रही है। आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहित जमीन को जिला प्रशासन ने जसीडीह औद्योगिक प्रांगण स्थित इंडियन ऑयल टर्मिनल को हस्तांतरित किया है। प्रशासन का कहना है कि जमीन मालिकों को जमीन के बदले मुआवजे के रूप में भुगतान भी कर दिया गया है। हम लोग को जमीन मतलब घेराबंदी करने के लिए सीओ, वीडियो, एसडीओ आया, लेकिन हम लोग जमीन को अपना नहीं छोड़ेंगे और न घेरने देंगे। लेकिन हम लोग को मारने का धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि केस मुकदमा करवा देंगे, मारने पिटने का धमकी बोल रहा है। उनका मानना यही है कि हमें इसका कंपनसेशन भी नहीं मिला है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड्स में प्रॉपर तरीके से जमीन को एक्वायर किया गया है। तो विरोध यही है कि नहीं बनने देंगे। IUCL का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आना है उसी का विरोध किया जा रहा है। उनका मानना यह है कि हमारे पास जीवन यापन के लिए और कोई साधन नहीं मौजूद है, जबकि अगर आप इसका हिस्ट्री देखेंगे पूरे केस का तो सरकार ने उस वक्त के जो एग्जिस्टिंग नियम थे उनके अनुकूल रहते हुए ही उनके अंतर्गत ही इसका पूरा अधिग्रहण। शहरी समृद्धि उत्सव के तहत प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार का मौका देने के लिए धनबाद नगर निगम की ओर से बाबूडी में 2 दिवसीय रोजगार मेला लगा है। इसमें उत्तरी छोटा नागपुर के 7 जिलों के कुल 10 निकाय भाग ले रहे हैं। कल तक चलने वाले इस मेले में 2 दर्जन से अधिक कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाया है, जबकि 2000 युवक युवतियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मेले में भारी संख्या में आवेदक भी पहुंच रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे दें, झारखंड को सौगात मिली है। झारखंड में सड़कों का जाल बिछेगा। केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ी सौगात दी है। 652.9 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे को स्वीकृति प्रदान की गई है और सीएम रघुवर दास ने इसके लिए आभार भी जताया। प्रधानमंत्री मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति सीएम ने आभार जताया। तो बड़ी सौगात झारखंड के लोगों के लिए और केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ी सौगात दी है। 625.9 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे को स्वीकृति दी गई है और एक बड़ी सौगात इसे कहा जा रहा है। नया नेशनल हाईवे बनेगा और सीएम रघुवर दास ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार भी जताया है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर। नमस्कार।